आज तारीख होगी 2। नीतीश प्रैक्टिकल की बात है बेटा आपका। लास्ट लेसन है बेटा एक। क्या नाम है आपका? बोली लास्ट लेसन है बेटा आपका, प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और प्रैक्टिकल में भी आपका सबसे पहले एक पॉइंट आपके पास आता है। प्रैक्टिकल का ही है सारा टॉपिक। प्रैक्टिकल में कुछ बातें आज आपसे कराऊंगी। जैसे आपका सॉल्ट एनालिसिस होता है। सॉल्ट एनालिसिस होता है। सॉल्ट एनालिसिस। अब सॉल्ट में जब आपके पास कोई सॉल्ट है, सॉल्ट में जब आप वाटर ऐड करते हैं, ये आपका सॉल्ट है प्लस वाटर आपने ऐड किया है, यहाँ पर आपका एसिड प्लस बेस बनता है। एसिड प्लस बेस बनता है। आपके पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में आपने वाटर ऐड किया। कॉपर सल्फेट आपका सॉल्ट है। और जब वाटर ऐड करते हो आपका एक आपका एसिड बनता है, तो एक आपका बेस बनता है। एसिड में आपका H2SO4 और बेस में आपका CuOH बॉन्ड। तो इसका मतलब यहाँ 2H2, ये आपका एसिड हुआ, ये आपका बेस हुआ। अब एसिड का आयनाइजेशन करके देखिए आप। एसिड का आयनाइजेशन करिए। जब आप एसिड का आयनाइजेशन करते हैं मोहित, तो आपको पता क्या चलता है? एक्वस सॉल्यूशन है इसका H2SO4 का, तो ये 2H प्लस आयन दे रहा है। एक्वस ही है प्लस SO4, 2 नेगेटिव ही आपका एक्वस। तो H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो एनायन बना, उसे कहते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल कहते हैं। दूसरा आपके पास था CuOH होल्ड ट्वाइस। CuOH होल्ड ट्वाइस का फिर आपने एक्वस सॉल्यूशन है इसका आयनाइजेशन कर। आयनाइजेशन करने पर आपका Cu2 पॉजिटिव प्लस आपका 2OH नेगेटिव, ये भी सब अब आपको क्या मिला? Cu2 प्लस। यानी जो सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशंस आयनाइजेशंस पर H प्लस आयन देता है वो तो एसिड कहलाता है। जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन आयनाइजेशंस पर OH माइनस आयंस देता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये तो बेसिक सी बातें, तो सिंपल डेफिनेशन होता है। एसिड किसे कहते हैं? यानी जिस सब्सटेंस का जलीय विलयन आयनन पर H प्लस आयंस देता है उसे एसिड कहते हैं। और हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, तो एसिड किसे कहते हैं ये बात आपको पता? व्हाट इज द एसिड? अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द एसिड, तो आप क्या कहते हो? सीधा सीधा नीतीश, कि जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन से आयनाइजेशन पर H प्लस आयन देता है उसे क्या कहते हैं? एसिड। तो H प्लस आयन देने के बाद जो आपका एनायन बना, उस एनायन को, यानी ये मिला किससे? H प्लस आयन देना तो इस बात को कहता है कि ये एसिड है। H प्लस आयन देने के बाद जो रेडिकल बना वो एसिडिक रेडिकल है। क्यों एसिडिक रेडिकल कहलाया? क्योंकि वो एसिड से मिला। और OH माइनस आयंस देने के बाद, यानी व्हाट इज द बेस? अगर आपसे फिर कोई पूछता है कि बेस क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? कि बेस वो होता है जी जिस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन आयनाइजेशन पर OH माइनस नहीं देता है।
OH माइनस आयन लेता तो उसे बेस कहते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि सॉल्ट से एसिड भी बनता है, बेस भी बनता है। सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सॉल्ट जब जल गठन करते हैं, तो सॉल्ट में जब आपने वाटर ऐड किया, सॉल्ट में जैसे ही आपने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने पर एक आपका एसिड बना तो दूसरा आपका बेस बना। एसिड का आयनाइजेशन किया तो H प्लस आयंस मिला। H प्लस आयंस मिलने से तो पता चला कि हाँ ये एसिड है। और H प्लस आयंस देने के बाद जो आपका एनायन बना उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं। और किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशंस के आयनाइजेशन पर अगर OH माइनस आयंस मिलता है, तो OH माइनस आयंस मिलने से इस बात की गारंटी है कि ये आपका बेस है। H प्लस आयंस मिलने से गारंटी मिलती है आपको कि ये एसिड है आपका। तो H2SO4 एसिड था, एसिड ने H प्लस आयंस दिया। H प्लस आयन देने के बाद जो एनायन बना उसे क्या कह रहे हो आप, एसिडिक रेडिकल। OH माइनस आयन देने के बाद जो स्पीसीज बनता है उसे आप कहते हैं बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। अब बात पूछने की तो कोई कैसे भी पूछता है, कोई कंफ्यूज करता है आपको क्या, कि जो एसिड कहलाए, जो एसिड रेडिकल होते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव है, ठीक है, एसिड रेडिकल है। अब एसिडिक रेडिकल पे पूछने वाला कुछ भी पूछता है कि आप मान लीजिए वैसे ही चलते बैठे, आप कहीं इधर उधर बैठे हैं, कोई पूछ रहा है कि एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो आपने तो यही कहना है कि जब हम किसी एसिड का आयनाइजेशन करते हैं, या आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, जब इस कार्बोनिक एसिड का आप आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन करने पर ये H प्लस आयन दे रहा है। H प्लस आयन देना तो इस बात की गारंटी है कि एसिड है। और H प्लस आयन देने के बाद जो आपका एनायन बना, CO3 2 नेगेटिव आयंस बना, वो आपका एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल एसिड से मिला, आयनाइजेशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक हमारे सामने। फिर कोई कहता है कि बेसिक रेडिकल्स है, बेसिक रेडिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ठीक है। तो आपके पास रेडिकल्स की बात हुई, तो रेडिकल्स में आपको पता चल गया कि टू टाइप्स के सॉल्ट का जब एनालिसिस करेंगे तो टू टाइप के रेडिकल्स आपको मिलेंगे। सॉल्ट का एनालिसिस करने पर पहला आपका सॉल्ट को जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एसिड मिलेगा प्लस बेस मिलेगा। एसिड का आयनाइजेशन करेंगे तो एसिडिक रेडिकल मिलेगा। बेस का आयनाइजेशन करेंगे तो बेसिक रेडिकल्स मिलेगा। दैट रेडिकल्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ अ बेस नॉन एज बेसिक रेडिकल्स। OH माइनस को नहीं कहेंगे, क्योंकि OH माइनस को तो मिलने से तो पता चला कि हम बेस प्रभाव था। H प्लस आयंस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि H प्लस आयंस के मिलने से तो पता चला कि ये आपका एसिड रहा था। तो जनरल सी बात ऐसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एसिडिक रेडिकल्स, दैट रेडिकल्स व्हिच ऑब्टेन्ड ऑन द आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड नॉन एज एसिडिक रेडिकल्स। जो रेडिकल किसी एसिड के आयनाइजेशन पर मिलता है उसे एसिडिक रेडिकल्स कहेंगे। और जो रेडिकल्स बेस के आयनाइजेशन पर मिलता है उसे क्या कहेंगे, बेसिक रेडिकल्स कहेंगे। जब दोनों बात तुम्हारे सामने है तो तुम्हें ये बात पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ने की क्यों, कि एसिडिक रेडिकल पर नेगेटिव चार्ज क्यों, बेसिक रेडिकल पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये बात पूछने के लिए ये आपका सिंपल हो जाता। तो पूछने वाला कुछ भी अगर आपसे पूछता है ऐसी बात तो आप सारी बातें ध्यान रखते हैं कि हाँ ठीक है जी, ये तो पता चलेगा कि हाँ एसिडिक रेडिकल्स पर नेगेटिव चार्ज वाले को एसिडिक रेडिकल्स, पॉजिटिव चार्ज वाले को बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट आपका रेडिकल्स है। रेडिकल्स में आपको सारे टेस्ट वेस्ट आपको घर बैठ के एक बार अच्छे से पढ़ने हैं। इधर आपका एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स को मोहित कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एसिडिक रेडिकल्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से, दो क्या। जो रेडिकल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हैं उन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें सारे एसिडिक रेडिकल्स आपने इकट्ठे कर रखे, यहाँ सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं जितने भी आपके सिलेबस। पहला आपने ट्रीट किया उनको किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। जो रेडिकल डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हैं उन्हें कहेंगे फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स। जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, सेकंड ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स। जो न तो डाइल्यूट के साथ और न ही कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हैं उन्हें कहाँ रख दिया, थर्ड ग्रुप एसिडिक। तो तीन ही बात हो सकती है, हमें डिटेक्ट करना है, चेक करना H2SO4 से। H2SO4 आपका डाइल्यूट भी हो सकता है, H2SO4 आपका कंसंट्रेट भी हो सकता है।
डाइल्यूट के साथ जो रिएक्शंस करेंगे वो फर्स्ट ग्रुप में रख दिए, कहा भाई साइड में आ जाओ तुम, एक साइड रहो। और जो कंसंट्रेट एस्टोसल्फोन के साथ रिएक्शंस करते हैं उनको सेकंड में रख दिए, जो दोनों के साथ ही रिएक्शंस नहीं करते उनको थर्ड में रख दिए। तो आपका कौन कौन से फर्स्ट से कौन कौन से रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल्स हैं? CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव सल्फाइड, उसके बाद फिर आपका CH3COO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। ये फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स हैं। सारे के सारे रिएक्शंस करते हैं किसके साथ? डायलोटेस्टोसल्फर के साथ टेस्ट देखते हैं। सेकंड ग्रुप में किनको रखा गया है? सेकंड ग्रुप में रखा गया आपका देखिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, C2O4 2 नेगेटिव। इनको कहाँ रखा गया? सेकंड में रखा गया। थर्ड में किसे किसे रखा गया? बोरेट, BO3 3 नेगेटिव, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। तो टोटल एसिडिक रेडिकल्स जितने आपके सिलेबस में है उन सबको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में उन एसिडिक रेडिकल्स को रखा गया है जो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। सेकंड में उनको रखा गया जो कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। थर्ड में उनको रखा गया जो नाइदर डाइल्यूट नॉर कंसंट्रेट, किसी के साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। मैं तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हूँ और नहीं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शंस करते हूँ। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें आप कहेंगे थर्ड ग्रुप एसिडिक रेडिकल्स, बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक हो गया बात? तो ये आपको याद रखना है कि एसिडिक रेडिकल्स कौन सा किस ग्रुप का है। ऐसा तो नहीं, क्वेश्चंस की बात होती है तो टाइम की बात होती है, कौन क्या पूछना चाह रहा है इसकी। उसके बाद आपको होता है बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स को कितने ग्रुप में रखा है भाई नीतीश? बेसिक रेडिकल्स को कितने उसमें रखा गया? कि बेसिक रेडिकल्स को देखो, पहला आपका क्या है? जीरो ग्रुप है आपका, फिर फर्स्ट ग्रुप है, फिर आपका सेकंड ग्रुप है, जीरो ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स रखे गए? सेकंड में दो है, सेकंड ए एंड सेकंड बी। थर्ड ग्रुप में किने किने रखा गया? और उसके बाद फोर्थ में किने रखा गया? फिफ्थ में कौन है? सिक्स्थ में कौन कौन सा? बेसिक रेडिकल्स को रखा गया कितना में? 6 में रखा गया, 0 से लेकर 6 तक। कम नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं। याद हो तो बताओ भाई नीतीश कि बेसिक रेडिकल्स को कितने ग्रुप में आपको 0 से लेकर 6 तक क्लासिफाई किया था? 0 में कितना रखा गया? फर्स्ट में किया होगा, इसमें किसी में सेकंड में किसी में थर्ड में किसी में फोर्थ में किसी में फिफ्थ में किसी में सिक्स्थ में किसी रखा गया। देखिए कैसे याद करते हैं, याद करते बेसिक रेडिकल्स आपको कहाँ कहाँ है। कौन सा रेडिकल्स कौन सा कलर देगा, कौन सा टेस्ट देगा, और सारा मैंने समझ लेते हैं सारा।
ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ किसको किस ग्रुप में रखा गया। जीरो ग्रुप में रखा गया किसे? जीरो ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आपका होता है NH4+ अमोन। जीरो ग्रुप बेसिक रेडिकल्स में आपका कौन होता है? NH4+। फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स में किन्हें किन्हें रखा गया? फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं, तो उनको कैसे याद रखते हैं? उसको याद रखते हैं, आज होगा प्रभात। आज होगा प्रभात। तो आज का मतलब AG, होगा मतलब HG, और प्रभात का मतलब PB। तो ये तीनों रखे गए हैं इसमें। सेकंड में आपको सेकंड को अलग अलग रखा गया अमोनियम सल्फाइड की रिएक्शंस के आधार पर, उनको तो अलग अलग। एक सेकंड A है, एक सेकंड B है। ये सारा आपको मैं सेंड करूंगा पूरा ऐसा विद कलर, कौन सा कलर देता है, कौन सा क्या करता है, वो आप सारा नोट करेंगे। ग्रुप में सेंड कर दूंगा पूरे कलर नोट, ठीक है? Let's see it. होंगे पंजाब के कीड़े और ये कुत्ते बीमार। तो कितना लिखा? एक दो तीन चार पांच बेसिक रेडिकल्स है सेकंड। उसके बाद आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, SN2+ और SN4+। SN4+, ये चार बेसिक रेडिकल सेकंड पी के हैं। कैसे याद रखते हैं? आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टिन हो गया, टिन में एक +2 में है तो एक +4 ऑक्सीजन स्टेट में। लिखा क्या? आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। आज का मतलब PS हो गया, सब का मतलब SG होगा। सन्नाटा ही सन्नाटा, एक बार सन्नाटा SN2+ के लिए, एक बार सन्नाटा SN4+। तो ये याद रखने के तरीके होते हैं। हो आज होगा प्रभात, होंगे पंजाब के कीड़े कुत्ते बीमार, इस टाइप से कुछ ये लोग ऐसे याद कर लें। थर्ड में आपको देखना है, थर्ड में कौन कौन से हैं। थर्ड ग्रुप रेडिकल्स आपके Fe3+, Cr3+, Al3+। फेंक कर आलू, क्या याद रखा? फेंक कर आलू। मन को नी, मतलब नी वो नहीं वाला नी, मन को नी जाना। फिफ्थ में आपका फिफ्थ ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आपके बाटा सू कंपनी का मतलब आपका बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम। सिक्स्थ में सिर्फ एक ही आपका है, और वो आपका Mg2+ बेसिक रेडिकल्स। सभी के जैसे आपको नोट्स मिलेंगे, तो 3 पेज के नोट्स सारे ही हैं, 3 पेज के नोट्स आपको मिलेंगे, तो 3 पेज के नोट्स में आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट ग्रुप बेसिक रेडिकल्स का, यानी इस ग्रुप का रिएजेंट क्या है, ग्रुप रिएजेंट क्या है, डायरेक्ट एसिड। सेकेंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, स्ट्रेस गैस पास करते हैं HCl पास करने के बाद, पहले HCl पास करेंगे उसके बाद फिर स्ट्रेस गैस पास। थर्ड ग्रुप का ग्रुप रेडिकल्स और ग्रुप रिएजेंट क्या है, फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट और सिक्स्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट। ये सारे आपको लिखेंगे नोट्स में। 3 पेज के मुश्किल से होंगे, 3 पेज से क्वेश्चन आता रहता है, वो आपको देखना है। हाँ, लेकिन ये सब याद करने की बातें होती हैं कि बेसिक रेडिकल्स है, इस रेडिकल्स को 0 से लेकर कहाँ तक डिवाइड किया गया है, 6 तक डिवाइड किया गया, तो सारे आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रुप में किन किन को रखा गया है। पहले तो यही याद रखने की बात होती है, फिर बाद की बात होती है टेस्ट वेस्ट को करना। जब आपको यही नहीं पता होगा कि किस ग्रुप में किस बेसिक रेडिकल्स को रखा है, तो टेस्ट वेस्ट तो फिर होगा ही कैसे? नहीं होगा जब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन किसको रखा गया है। पहले बेसिक रेडिकल्स किस ग्रुप में किसको रखा गया है, ये बात याद करनी होती है। इसको याद करना होता है पहले कि किसको कहाँ रखा गया है। तो ये पॉइंट एक छोटा सा बेसिक रेडिकल्स एसिडिक रेडिकल से दिए आपको। मैंने कहा कि केवल
ज्यादा बड़े नोट्स नहीं होंगे, 3 पेज के हैं तो 3 पेज पे आपको मिलेंगे टेस्ट, अच्छे से आपको तैयार करना। कलर वाला के लिए टेस्ट, लेड सल्फेट व्हाइट की पीटी बना, क्रोमियम का हमेशा ग्रीन कलर बनता है, कॉपर का हमेशा ब्लू कलर, वो कलर बना क्वेश्चन कोई आता है नोट्स में, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अच्छे से आपको कर। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला आपका एडिंग होगा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्वालिटी के आधार पर जो एनालिसिस करेंगे उसे क्वालिटेटिव कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आपका आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, उसको आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं CuO के साथ, और CuO के साथ हीट करने पर आपका बनता है, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO के साथ यानी हीट करेंगे तो इसमें आपका कार्बन होगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा, और हाइड्रोजन होगा तो आपका H2O प्रोड्यूस करेगा। सेपरेटर्स देखो किस टाइप से, यहाँ पर क्या किस टाइप से, यानी जब हीट करेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका CO के साथ CO2 प्लस आपका H2O बनता है, तो कैसे कहाँ क्या। ये आपके पास एक यू टाइप की ट्यूब है, स्टैंड से लगी हुई, इसको हीट करना है, बर्नर लगा हुआ है। इसमें यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ CuO है, तो यहाँ से आपका H2O भी बनता है, CO2 भी बनता है, दोनों प्रोड्यूस होते हैं, H2 एंड CO है बेटा। ये तो इसके साथ रिएक्शंस करता है, CuO के साथ रिएक्शंस होगी, CuO के साथ इसकी रिएक्शंस होती है तो बनता है। यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है इस बल्ब टाइप का, यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसी में से आपकी एक यू टाइप की ट्यूब अलग से ऐसे बनी होती है। यहाँ पर आपका जो निकलता है इसमें से, इसमें आपका लगा हुआ है KOH सॉल्यूशन। जो आपका H2O है, H2O जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ बेटा, ये H2O है, वो तो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा कॉपर सल्फेट के द्वारा। H2O एब्जॉर्ब बाय कॉपर सल्फेट, और यहाँ से आपकी CO2 किस में जाएगी, KOH के साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी H2O तो इंटरेक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, और CO2 रिएक्शंस करेगी KOH के साथ। दोनों बातें याद रखनी है इस रिएक्शन जब इसका करना है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, हीट करने पर दोनों आपको CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस हुए, और प्रोड्यूस होने पर आपका H2O तो इंटरेक्ट करता है कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, ये ब्लू हो जाता है, ये कलरलेस है, अभी आपका कलरलेस है, ये ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पर CO2 गैस आपके इंटरेक्ट करेगी क्योंकि इसकी नेचर एसिडिक होती है, ये आपकी बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक होती है, ये आपका बेसिक नेचर का है। तो ये कॉपर सल्फेट आपका कलरलेस था, कलरलेस का कॉपर सल्फेट रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ में, ये रिएक्शंस कर रहा है वाटर के साथ, और हाइड्रेटेड यानी CuSO4 इंटू 5H2, H2O को एब्जॉर्ब करता है कॉपर सल्फेट, कैसा हो जाता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, रिएक्शंस ऐसे आप। अब आपको ध्यान रखना कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा कार्बन है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो रिएक्शंस कैसे करता है, देखिए ये कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो CuO, यहाँ आपका बना CO2 और प्लस आपका H2O। तो यहाँ सॉरी बेटा वो तो जेल डाल्स में करते हैं, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इसको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, CuOH होल ट्वाइस, क्योंकि अब मैं टेस्ट से देख रहा हूँ कि यहाँ CuOH होल ट्वाइस के साथ, और प्लस 2Cu आपका निकल गया। अब जैसे ही यहाँ CuOH होल ट्वाइस में जाएगा तो ये मिल्की हो जाएगा आपका ये, अगर मिल्की होगा तो तभी मिल्की होगा जब कॉपर यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, तो CO2 प्लस CuOH होल ट्वाइस, यानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीधा सीधा रिएक्शंस करेगा बेटा, रिएक्शंस करेगा तो बनेगा क्या, CaCO3 बनेगा, प्लस आपका H2O निकल, ये आपका मिल्की होता है विनिटीज, कैसा होता है ये, मिल्की कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट आपका मिल्की कलर का होता है। अगर आप एक्सिस में पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो आप एक्सिस में पास करते हैं तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और ये आपका सोल्यूबल होता है, ये आपका कलरलेस होता है, सोल्यूबल होने का मतलब है कि कलरलेस है, ये आपका कोई कलर नहीं, जो मिल्की कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, मिल्की कलर डिसअपियर होता है, यानी ये जो बना आपका ये आपका कलरलेस है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट अब आपका सोल्यूबल हो गया, क्या बना रहा है, सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहा है, ये आपका कलरलेस है। तो इस टेस्ट से आपको क्या पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन है भी, हमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एलिमेंट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ कार्बन का, डिटेक्शन ऑफ कार्बन का टेस्ट है, ऐसा आपको करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना, उसको ट्रीट करना, CuO के साथ हीट करना, CO2 आपकी प्रोड्यूस होगी, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करने के साथ आपका मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप एक्सिस में पास करते हैं CO2 गैस, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और जो अगर कलरलेस होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन है तो उसका डिटेक्शन कैसे करते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका हाइड्रोजन है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है तो आपने 2H लिखा, CuO के साथ इसको ट्रीट किया, Cu प्लस CuO के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ आपका H2O बना प्लस C, H2O रिएक्शन करेगा आपका किसके साथ में, कॉपर सल्फेट, अभी आपसे बताया था डायग्राम, कॉपर सल्फेट की रिएक्शंस आप H2O के साथ करते हैं, H2O के साथ कर रहे हैं, 5H2O gives CuSO4 into 5H2O, और ये CuSO4 into 5H2O कैसा है आपका,
ब्लू कलर का हो, इसका कलर कैसा आ जाएगा आपका, ब्लू कलर हो, तो ये आपका स्टेप। नेक्स्ट आपका पॉइंट है तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल है पोर्शन, इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा तो आप तो देखेंगे तो इसके भी अलग से है, 4-5 पेज पे लिखी है सारी बातें, वो सब मैं आपको सेंड करूंगा, तो देखना आप पढ़ कर। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ, मोहित ये इतना ज्यादा टेढ़ा नहीं है, इसमें सिर्फ रट्टा लगाना आप लोगों ने। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कोमा सल्फर एंड हेलोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, कोमा सल्फर एंड हाइड्रोजन, ये आपको इनको हमेशा लेसनेस टेस्ट से आप करते हैं, LASSAIGES, लेसनेस टेस्ट आपका, GNES, लेसेंजी टेस्ट जिसे आप कहते हैं, लेसेंजी टेस्ट आपका ही टेस्ट है। सबसे पहला बनाते हैं सोडियम, सबसे पहले बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका क्या है, जेल लेसेंजी जिसने बनाया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट आपको बनाना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना। सबसे पहले आप इग्निशन ट्यूब लेंगे, छोटी सी ट्यूब होती है, जब आप लैब के अंदर जाएंगे देखेंगे तो ये 12th में आपने देखा होगा, इसको कहते हैं इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब है भाई। इग्निशन ट्यूब में पहले आपने थोड़ा सा यहां से क्या लिया, सोडियम पीस, सोडियम का पीस लिया, ऊपर से ऐड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत हल्का था, चने के दाने, गेहूं के दाने के बराबर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले आपने क्या किया, सोडियम का पीस लिया, ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, फिर इसको हीट किया बेटा, ये बर्नर आपके पास लगा हुआ है, इसको आपने टर्म्स में पकड़ा और हीट करते, पहले वैसे ही हल्का फुल्का सा हीट करते हैं के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि हल्का फुल्का सा हीट करने का मतलब जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम पीस आपस में फ्यूज ना हो जाए, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो जब तक फ्यूज ना हो जाए तब तक इसको थोड़ी सा हल्का हीट करते हैं, जैसे दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए फिर इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर, और रेड हॉट यानी जैसी हाफ जो इग्निशन ट्यूब है रेड हॉट ना हो जाए तब तक हीट कर। यहाँ पोर्सलेन डिश आपकी चाइना डिश है, चाइना डिश में आपने पानी लेना है, पानी रखना है यहाँ पर इसमें, और इस इग्निशन ट्यूब को इसके अंदर तोड़ देंगे, फिर आप यहाँ क्रश कर देंगे, इसमें अंदर डाल के इसके अंदर फिर तो क्रश कर देंगे, ब्रेक कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको लगभग 2 बार करना है, 2 बार करना है। इग्निशन ट्यूब ली दोबारा, फिर इग्निशन ट्यूब ली, इसमें सोडियम का पीस लिया, ऊपर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का हल्का सा हीट किया, फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करने पर जैसे इग्निशन ट्यूब आपकी रेड हॉट हो जाए, इसको तुरंत जो आपका चाइनीज इसमें पानी है वाटर लिया हुआ है इसके अंदर, फिर आपने इसको ब्रेक कर देना है। ब्रेक 2 बार है, 3 बार करते हैं, 2 बार ही काफी होता है। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर इसको 5 से 10 मिनट के आसपास हीट करते हैं। ये जो आपकी चाइना डिश के अंदर जो आपका मिला है इसको हीट करते हैं, हीट करते हैं लगभग 5 से 10 मिनट। हीट करने के बाद इसको बाद में फिर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, इसको फिर फिल्टर करते हैं। जो आपका फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट है वही आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम
फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक इग्निशन ट्यूब लेनी है। इग्निशन ट्यूब में एक सोडियम का पीस लेना है। ठीक है बेटा, सोडियम का पीस भी आपने चने के दाने से भी, थोड़ी गेहूं के दाने से थोड़ा कम रखते हैं। सोडियम का पीस लिया, गेहूं के दाने के बराबर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, दोनों को पहले धीरे धीरे हीट किया। तो जब तक आपस में रिएक्शन ना करे कि सोडियम है तो हाई कहती हो, तो आप एकदम से हीट करो। पहले हल्का हीट करते हैं, फिर स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करने के बाद उसको क्रश कर देते हैं, कि इसमें वाटर के अंदर, इसमें आपने चाइना इसमें वाटर किया हुआ, चलो तो ब्रेक कर देते हैं। ये प्रोसेस आप 2 बार करते हैं। 2 बार करने के बाद जो आपको ये मिलता है, इसको फिर आप फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर पेपर रख के इसको फिल्टर किया, चाइना इसमें जो आपका है इसको यहाँ से इसमें ले। उसके बाद फिर जो आपका फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट ही आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहलाता है। इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही आप नाइट्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन का टेस्ट करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से ही। अब आप मुझे बताओ, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने बनाना कैसे, बनाना नहीं है बस याद रखना। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बनाते कैसे ये बात करो। उसके बाद पहला जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन लिखना है। नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, टेक अबाउट टेक अबाउट 2 ml ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आपने कितने ml लिया, लगभग 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने 2 ml लिया है, और इसमें फिर आपने 2 ml मिलाना है, लगभग 1 से 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजा बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिलाना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद इसको हीट करना है। हीट करने के बाद इसमें 1 से 2 ml FeCl3, FeCl3 सॉल्यूशन मिलाना है। FeCl3 सॉल्यूशन प्लस एसिडिफाइड करना है इसको। एसिडिफाइड करना बाय डाइल्यूट, H2SO4। इतना सब आपने प्रैक्टिकल करना। उसके बाद फिर आपका बनता है ब्लू पीपीटी बनता है। अगर यहाँ पर आपका ब्लू पीपीटी, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। अगर ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लू पीपीटी ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, यानी ब्लू पीपीटी ऑफ, जो आपका ब्लू पीपीटी बनना है वो फेरिक फेरोसाइनाइड का बनेगा। ब्लू पीपीटी ऑफ, ब्लू पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड एपियर्स, ऐसे लिखा पड़ा। अगर ये आपका है तो एन एलिमेंट इज प्रेजेंट, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ध्यान से, प्रैक्टिकल मैंने क्या किया, सबसे पहले आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेना है, लगभग 1 टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 2 ml ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, प्लस उसमें 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से ऐड करना है। उसके बाद उसको हीट करना,
के बाद फिर उसमें न्यू FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करना, फिर इसको एसिडिफाइड करना बाय डाइलो H+O4 के साथ। अगर यहाँ आपका फ्रिक्शन ब्लू, आपका फ्रिक्शन ब्लू सॉल्यूशन, फ्रिक्शन ब्लू भी कहते हैं, फ्रिक्शन ब्लू, ये फ्रिक्शन आपका ब्लू भी है। नीले रंग का अगर पीपीटी आपको मिलता है तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट आपका प्रेजेंट है। रिएक्शंस कैसे कैसे हुई देखो ध्यान से। आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaCN है भाई, राइट। NaCN आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, प्लस FeSO4 आपने मिलाया है। देखो ध्यान से, आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपका बना है FeCN होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। अब रिएक्शंस करता है कौन, FeCN होल ट्वाइस, बनता क्या है Na4 FeCN होल 6, नीतीश इसका नाम, NaFeCN होल 6 का नाम बताएगा नीतीश। उसके बाद फिर आपका आपने FeCl3 सॉल्यूशन ऐड किया है इसके अंदर, प्लस है 3, और फिर आपका 4 FeCl3 आपने 4 FeCl3 आपने मिला, जो प्रोडक्ट जो आपका बनता है वहां पे जो रिजल्ट आपका मिलेगा Fe4 FeCN होल 6 पूरे का होल थ्राइस, FeCN होल 6 पूरे का होल थ्राइस प्लस 12 NaCl, प्लस 12 NaCl, फेरिक फेरोसाइनाइड यही था। यही आपका प्रीशियन ब्लू कलर इसी की वजह से बना था, नीला पीपीटी। ये आपका प्रीशियन ब्लू कलर इस कंपाउंड का बना है, तो ये याद रखना। फेरिक फेरोसाइनाइड को याद रखना है, फेरिक फेरोसाइनाइड। यानी बस ये टेस्ट ये पूछा जा सकता है इसमें, अगर कुछ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन कैसे करोगे आप, ये बात पूछी जा सकती है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ऐसा आपको याद रखना है। फिर वहां पर अगर पूछा जा सकता है क्वेश्चन से, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। बस ये मेन तो बात कलर की है, इसकी बात है मेन तो आपकी, यही जो आपका ब्लू पीपीटी आपका बना है, ब्लू पीपीटी अपियर्स हुआ वो किसका हुआ है, यानी क्रिस्टल ब्लू कलर किसकी वजह से, किसका है, क्रिस्टल ब्लू कलर। Fe4 FeCN होल 6 का पूरे का फिर होल थ्राइस है। मेन तो बात बस ये आपको याद रखनी है, मेन बात ये याद रखनी थी और कुछ नहीं याद रखना है साथी, मेन बस ये आपको बस। ठीक है बेटा, बता दो कोई बात नहीं।
अगला जो आपका है, नेक्स्ट लिखो टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर के लिए सेम ऐसे ही आपको करना है। टेक अबाउट 1 to 2 ml of sodium fusion extract। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, प्लस 2 से 3 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे। क्लोराइड 2 से 3 ml आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करा बेटा। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करते हो, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रो है बेटा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। पर्पल कलर, पर्पल कलर appears। अगर पर्पल कलर बन रहा है सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा प्रैक्टिकल अगर आपको करना है, सेम आपका टेक है अबाउट 1 to 2 ml ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्लस है 1 से 2 ml आपका लेड एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Pb, ब्लैक पीपीटी एपियर्स। अगर ब्लैक पीपीटी बनता है, ब्लैक पीपीटी एपियर्स, तो S इज प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो आपके टेस्ट ये सल्फर के लिए हैं। दो टेस्ट ये सल्फर के लिए, पहला आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ है और दूसरा आपका लेड एसीटेट के साथ है। ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है प्लस Na2FeCN5NO gives Na4FeCN5NOS। ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है आपका, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो वॉयलेट कलर एपियर्स है तो आपका सल्फर होगा। ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है बेटा, याद रखना है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। दूसरा टेस्ट करते हैं, अगर आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ऐड करते हो क्या लेड एसीटेट, तो यहाँ पर आपका बनता है PbS लेड सल्फाइड, ये ब्लैक पीपीटी होगा प्लस 2CH3COONE लेड सल्फाइड, ब्लैक पीपीटी बनेगा लेड सल्फाइड। मोहित, सल्फर के दो टेस्ट हैं,
अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, पता चले। डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इससे पहले पता चले। तो यहाँ ये दो टेस्ट हैं, आपको करके देखना, बना के देखना। इस बार में तो 12th में वैसे भी करके देखिए तुमको। उसके बाद है, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, if the organic compound contains sulfur along with nitrogen, अगर सल्फर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, then NaCN is formed, then NaSCN सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है ये, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका, extract is formed, sodium fusion extract is formed in the place of NaCN। NaCN की जगह अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaSCN होगा, NaCN नहीं होगा। तो इसके लिए टेस्ट आपको करना क्या है, अगर आप इसमें FeCl3 ऐड करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया आपने, NaSCN लिया प्लस FeCl3 ऐड किया, FeCl3 ऐड करने पर अगर ब्लड रेड कलर फेरिक सल्फोसाइनाइड, फेरिक सल्फोसाइनाइड SCN होल थ्राइस प्लस 3 NaCl फेरिक सल्फोसाइनाइड, सल्फोसाइनाइड बनेगा और ये बनेगा आपका ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर अगर आपने ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, उसमें ऐड करा FeCl3 सॉल्यूशन। अगर ब्लड रेड कलर आपका अपीयर होता है, फेरिक सल्फोसाइनाइड का बनता है ब्लड रेड कलर, अगर ब्लड रेड कलर मिलता है बाय द रिएक्शंस विद फेरिक क्लोराइड, तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे, कौन कौन, नाइट्रोजन में सल्फर। ठीक है, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तब की बात है याद रखनी। if both sulfur and nitrogen are present in the given organic compound, तो उसके लिए टेस्ट ये याद रखना है। ठीक है बेटा, अगर दोनों साथ साथ प्रेजेंट हैं। उसके बाद है फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट फॉर हेलोजेंस। टेस्ट फॉर हेलोजेंस, टेस्ट फॉर हेलोजेंस में आपका पहले लिखेंगे Cl एलिमेंट, Cl एलिमेंट, पहला टेस्ट आपका Cl एलिमेंट के लिए का। आपने सबसे पहले क्या करना है, टेक अबाउट 2 ml, टेक अबाउट 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बेटा, टेक अबाउट 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले आपने लगभग 2 ml एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें फिर आपको कंसंट्रेट HNO3 ऐड करना है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस हीट करना है, प्लस आपने ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करना है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। अगर व्हाइट पीपीटी आपको मिलता है, व्हाइट पीपीटी
white ppt appears which is soluble in NH4OH, जो NH4OH में soluble है, white ppt appear which is soluble in NH4OH. Cl is present in organic compound. तो Cl आपका प्रेजेंट होगा किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर एक बार आप Br के लिए करते हैं टेस्ट तो सेम रहेगा बेटा। अगर Br के लिए करते हैं Br एलिमेंट, देख बेटा गोरी, अगर करना है आपको किसके लिए? Br के लिए करना है तो ये टेस्ट तो जो का तो रहेगा। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लगभग 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें कंसंट्रेट HNO3 मिलाएंगे, फिर उसे हीट करेंगे, उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो ये तो आपका पूरा ऐसे ही करना सारा है। अगर यहाँ व्हाइट पीपीटी की जगह अगर आपके पास, जहां आपका व्हाइट पीपीटी है, अगर व्हाइट पीपीटी की जगह आपका लेमन येलो पीपीटी बनता है, लेमन लेमन येलो पीपीटी अगर बनता है, लेमन येलो पीपीटी बनेगा AgBr का। यहाँ व्हाइट पीपीटी बना था AgCl का। अगर लेमन येलो पीपीटी बनता है AgBr का तो फिर समझ, और जो आपका लेस सॉल्युबल होगा, विच इज लेस सॉल्युबल इन NH4OH। अब आप क्या कह देंगे? ठीक है जी, आपका Br इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बात आती है आयोडीन एलिमेंट की बात आती है, तो जहां पर लेमन येलो है वहां लाइट येलो लिखेंगे आप। लाइट येलो पीपीटी किसका बनेगा? AgI का। इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल होगा किसमें? इन NH4OH में। जो NH4OH में इनसॉल्युबल होगा तो फिर आपका एलिमेंट क्या होगा? आई। आई एलिमेंट आपका प्रेजेंट होगा। आई एलिमेंट आपका फिर प्रेजेंट होगा। नीतीश देख लो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेस्ट तीनों के लिए एक ही रहेगा, टेस्ट तीनों के लिए एक रहना है बेटा। तीनों के लिए टेस्ट आपका एक ही रहेगा। यहां से अगर आप 3 एरो निकालते हैं ऐसे, अगर व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी तो बनेगा AgCl का, जो सॉल्युबल होगा किसमें? NH4OH में। लेमन आपका अगर लेमन येलो पीपीटी बनता है, लेमन येलो पीपीटी लेस सॉल्युबल होगा NH4OH में। लाइट येलो पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी बनता है तो फिर आपका इनसॉल्युबल होगा, जो किसमें? इनसॉल्युबल इन NH4OH। ये क्या होगा आपका? लेस सॉल्युबल इन NH4OH। ये आपका मोर सॉल्युबल होगा तो एकदम से तुरंत आपका सॉल्युबल इन NH4OH। तो यहाँ तो आपका Cl एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ आपका Br एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ आपका I एलिमेंट प्रेजेंट है। याद रखना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये याद रखना आपको। रिएक्शंस आपको कैसे याद रखने देखिए। अगर AgCl यानी अगर आपका एलिमेंट प्रेजेंट है क्लोरीन, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपको याद रखना भाई नीतीश NaCl होगा। NaCl में ऐड करेंगे आप AgNO3, यहां बनेगा आपका AgCl और प्लस आपका निकलेगा NaNO3। ये पहले वाले के लिए रिएक्शन है इसके लिए। और फिर आपका AgCl जो व्हाइट PPT बना, उसको ट्रीट कर रहा हूँ NH4OH के साथ। NH4OH के साथ ट्रीट करने पर यहाँ बना आपका AgNH3 होल ट्वाइस Cl। AgNH3 होल ट्वाइस Cl प्लस आपका 2H2O। ये आपका इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबल हो गया। इसमें इसमें आपका अगर Br लेंगे तो यहाँ AgNH3 होल ट्वाइस बार क्या हो जाएगा Br। तो बस एक रिएक्शन से याद रखते हैं बात को, यहाँ से एक याद रखते हैं। तो NaCl के साथ अगर NaCl आपका क्या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, अगर दूसरी रिएक्शन से याद करनी हो वैसे ही ठीक है, उसको भी ऐसे याद कर लेते हैं। दूसरी रिएक्शन से याद करने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br प्रेजेंट है, तो आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा NaBr। NaBr को ट्रीट करना AgNO3 के साथ, और AgNO3 के साथ ट्रीट करने पर आप बनता है AgBr और प्लस आपका NaNO3। AgBr रिएक्शन करेगा लेकिन कम करेगा AgCl की कंपेयर में। 2NH4OH AgNH3 होल ट्वाइस, ये आपका Br प्लस आपका 2H2O। AgNH3 होल ट्वाइस Br प्लस 2H2O। अगर हाँ यहाँ पर AgI की बात करूं तो AgI रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इनसॉल्युबल है वो। तो AgI की NH4OH के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो आप कहेंगे कि रिएक्शन होगी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं हो आपके लिए। उसके बाद अगला टेस्ट है आपके लिए डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपका है भाई नीतीश। यहाँ तक ये ऐसे आपको सारे लिखे हुए मिलेंगे तो आप समझ लो बस, वैसे इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं लिखवा रहा। ये सारे पेज में सेंड कर दूंगा तुम्हारे पास, ये तो सारे लिखे हुए मिलेंगे आप। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। टेस्ट फॉर आपका पी। टेस्ट फॉर पी आपको याद रखना कि टेस्ट फॉर पी क्या है। टेक अबाउट 2 ml। टेक अबाउट 2 ml। देखिए क्या करना है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, यानी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, सोडियम प्रोक्साइड के साथ उसको फ्यूज करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम प्रोक्साइड के साथ फ्यूज करना है। जो आपका फ्यूज मास होगा यहाँ पर, फ्यूज मास, फ्यूज मास डिजोल्व इन, डिजोल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है, उसको सोडियम प्रोक्साइड के साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने पर जो आपका फ्यूज मास बना, उसको वाटर के साथ वाटर में डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के साथ इसको हीट किया। हीट करने के बाद इसको फिल्टर किया।
फिल्टर के बाद आपके पास बनेगा यहाँ फिल्ट्रेट आ जाएगा आपके पास, फिल्ट्रेट। बस इस बात थोड़ी फिल्ट्रेट की बात हो रही है बात। तो यहाँ क्या कहेंगे, टेक अबाउट 2 ml फिल्ट्रेट। आपको पता कि कौन सा फिल्ट्रेट। टेक अबाउट 2 ml फिल्ट्रेट इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, in a test tube dry test tube प्लस ड्राई टेस्ट ट्यूब के बाद उसमें क्या करना, कंसंट्रेट HNO3 प्लस उसको हीट करना है, प्लस हीट के बाद आपको करना है प्लस अमोनियम मोलिब्डेट मोलिब्डेट ऐड करना है, अमोनियम मोलिब्डेट। आप कैमरी येलो पीपीटी आप कैनरी येलो पीपीटी इज फॉर्म। तो फिर आप लिख देंगे, ठीक है जी, P is present in organic compound, P is present in organic compound। इतनी सी बात आपको लिखनी है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है आपका, P प्रेजेंट है। यहाँ आपने रिएक्शंस लिखने हैं, रिएक्शंस में Na3PO4 ये आपका फिल्ट्रेट हुआ, इट फिल्ट्रेट, जो वहां फिल्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। Na3PO4 प्लस 2HNO3 2HNO3 के बाद बना H3PO4 प्लस आपका 3NaNO3 उसके बाद रिएक्शन करनी H3PO4 की अमोनियम मॉलिक्यूल के साथ, H3PO4 प्लस आपका अमोनियम मॉलिक्यूल 12NH4 होल ट्वाइस MOO छोटा, फिर O4, ये आपका अमोनियम मॉलिक्यूल MOO4 प्लस 21 आपका HNO3। देखो तीनों रिएक्शन से आपका फिल्ट्रेट है, ये आपका ये फिल्ट्रेट है। यहाँ पे तो नई रिएक्शन आप जो आपका बना उसको अमोनियम मॉलिक्यूल प्लस 21 HNO के साथ ट्रीट किया, अमोनियम फॉस्फो मॉलिक्यूल बनेगा, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट NH3 होल थ्राइस PO4 इंटू MOO3, ये आपका बना अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट प्लस 21 NH4NO3 21 NH4NO3 और प्लस आपका 12H2O प्लस 12H2O। तो ये आपका कैनरी येलो पीपीटी जो बना इसका बना, इसको फिर याद रखते हैं कि यहाँ किसका येलो पीपीटी बनता है। तो कैनरी येलो पीपीटी जो बना इसका बना, कैनरी येलो पीपीटी। उसके बाद आपका होता है, ये तो पढ़ा आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। वही ऐसे झटपट से लिखे हैं सारे टेस्ट, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल और कुछ पता नहीं होता कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो ऐसे याद रखना जितना मैं जितना कुछ से याद करना। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव की बात है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही। पहला था क्वालिटेटिव, अब है आपका मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किस किस का है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, पहला पॉइंट लिखते हैं एस्टिमेशन
ऑफ कार्बन, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन में आपको याद रखना है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन में याद रखना, परसेंटेज ऑफ सी के लिए फॉर्मूला याद रखना है बस, परसेंटेज ऑफ सी, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन में आपको परसेंटेज ऑफ सी याद रखना, याद होगा सबके, फॉर्मूला तो याद होगा ये, 12/44 into mass of CO2 upon mass of organic compound into 100। ये फॉर्मूला सीधा सीधा एस्टिमेशन करते हैं, तो एक टेस्ट होगा तो इससे लेते हैं। उसके बाद फिर आपका पॉइंट आता है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ H बराबर 2/18 into mass of H2O upon mass of organic compound into 100। ये दो फॉर्मूला है किस किस को, परसेंटेज निकालने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज, परसेंटेज निकालने हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नेक्स्ट आपका एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, पहला पॉइंट है बाय ड्यूमाज, बाय ड्यूमाज मेथड, ड्यूमाज मेथड, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 28/400 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम कोई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी कैसे निकालते देखिए, वी नो दैट P1 V1 अपॉन T1, ये तो आपका गिवन है, बराबर P2 V2 अपॉन T2, ये आपका एट एसटीपी है, तो ये आपका एसटीपी है, तो यहां से आपने V2 निकालना बेटा, क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 मोहित निकालेगा तो क्या आ जाएगा, V2 निकालेगा तो सीधा सीधा P1 V1 अपॉन T1, C1 V1 अपॉन T1 इंटू, आपको देखना है क्या है ना, T2 अपॉन P2, तो बस यहां से आपका, ये तो गिवन होंगे हमेशा प्रॉब्लम्स में, ये एसटीपी पर होंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, V2 निकल जाएगा, और जैसे V2 आप निकाल देंगे तो ठीक है। तो अगर आपको बाय ड्यूमास मेथड निकालना तो ऐसे निकालना है। एक पॉइंट आपका अगला पॉइंट है जेल-दाल मेथड, याद है क्या आपको, जेल-दाल मेथड पढ़ा होगा, अभी पढ़ा था क्या मोहित, जेल-दाल मेथड, जेल-दाल है ना, ये तो आपका है
बस इसमें आपको एस्टिमेशन सब कौन से टेस्ट, कौन से कंपाउंड डेलदार टेस्ट देते हैं, कौन से नहीं देते, ये आपको इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं आप। के जे ई एल बी ए एच एल बी ए एच एल जेलदार मेथड, जेलदार मेथड का, इससे भी एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं आप। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करेंगे बेटा। दो केस याद रखने हैं आपने, दो केस बनेंगे इसके। नंबर एक, when H2SO4 is in limited amount, is in limited amount, is in limited amount। अगर आपका H2SO4 लिमिटेड अमाउंट में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर M1V1, M1V1 इंटू 2, ये आपका मिलीमोल। क्योंकि जब आप रिएक्शन कराते हैं तो वहां 2 अमोनिया के मोल्स निकलते हैं, बताऊंगा कि रिएक्शंस में कैसे क्या। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू M1V1 इंटू 2/1000 मोल्स आपके ये। मिली मोल्स को मोल्स बनाने के लिए कितने से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यानी आप यहाँ पर आपने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये सारा पॉइंट। M1, ये जो M1V1 है ये दिया हुआ है ना, M1 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 V1 वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये बात याद रखनी है भाई। M1 is equal to molarity of H2SO4, V1 is equal to volume of H2SO4। परसेंटेज ऑफ N बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14, इंटू 14 एटॉमिक वेट होता है नाइट्रोजन का, वेट 14 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। आपको पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालनी। सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी और तरीके से दे रखा है, मैंने किसी और तरीके से कर दिया। परसेंटेज ऑफ एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 14 अपॉन W 100। तो ये तो तब है जब आपका H2SO4 लिमिटेड अमाउंट में होगा। दूसरा केस है when H2SO4 is in excess, आपका बी में आपका when H2SO4 is in excess, अधिकतम है। when आपका, फिर आपको निकालना जब ये H2SO4 अधिकतम है तो फिर कैसे निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालने यहाँ भी। M1V1 माइनस M2V2 अपॉन 2 इंटू आपका 2 मिलीमोल्स। ये सारी बातें आपको समझाई जाएंगी। तो कैसे कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया से निकाले। ये तो है H2SO4 के लिए, और वो है आपका NaOH के लिए, वो आपका NaOH के लिए होगा बेटा। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया M1V1 माइनस M2V2 अपॉन 2 इंटू 2/1000 मोल्स आपके हो गए। फिर फॉर्मूला आपको यही रखना है जो का त्यों। परसेंटेज ऑफ N बराबर, ये जो का तो रखना आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14/W इंटू 100।
मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है इसे तो किसके है, एनएच के दे रखा है न्यूमेरिकल, कल कराएंगे इसके दोनों आपसे। कल इसे आगे करेंगे और कल इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, कल बताएंगे कैसे कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया और क्या बनाएंगे। ये आपका एच2SO4, एच2SO4 के लिए है। तो आपको ये सारी बातें का डिटेल में बताई जाऊंगी कैसे कैसे समाज में सारी आज के फॉर्मूले आपके सारे ठीक है बेटा। आज पढ़े नीतीश, बायो पढ़े आप। गौरी आज बायो पढ़ेगी ना, क्योंकि कल एक ही क्लास में थी, यहाँ से कल करवाने आ गया।